नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। 22 गज की पिच और नेशनल हाईवे नंबर 10। जी, इश्क दोनों के बीच कुछ इस तरीके से है कि विश्व कप के बीच में ही विराट कोहली ने कुछ कह दिया। 10:30 बजे दिखाएंगे। लेकिन लगता है शिखर वार्ता चल रही है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को लेकर। पीएससी बैठी, विस्तार करेंगे, बातचीत जारी है, देखें कब तक रास्ता निकलता है। लेकिन चर्चा इन दोनों मुद्दों पर होगी नहीं। मुद्दा हमारे सामने है संसद भवन से निकलकर राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ते ऐसे कदम जिसने सब किसी को एक दूसरे के करीब ला दिया। जो बिखरे हुए थे, एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे। तस्वीर देखिए, सब एक साथ चल पड़े। एक दो नहीं, 100 सांसद। सरकार घिरी है कहीं ना कहीं, और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, घेरने वाली तस्वीरें हैं, ये दरअसल जब चल रही थी और निकली उसके बाद का नजारा रायसीना हिल्स पे बिल्कुल कुछ और था। हाथों में प्ले कार्ड था, जुबां पर नारे थे। राष्ट्रपति भवन पहुंचते पहुंचते गीत में वो तब्दील हो गए, और सब जिस तरीके से निकल पड़े, उन सब के बीच लग यही रहा था कि वाकई किसान लेकर अपनी समझ राजनीतिक तौर पर हर किसी की जुबां पर है। यह हंगामा था, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी एक तरफ लगातार, और इन सब के बीच चलते हुए हर कोई राष्ट्रपति भवन पहुंचे। और उसके बाद इस बात का भी ऐलान वहीं से कर दिया गया कि अब रास्ता जो भी निकले, लेकिन किसान विरोधी विधेयक है, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, उसे कम से कम पास होने नहीं देंगे। ये सारी तस्वीरें दस्तक में बात इसकी जरूर होगी, क्योंकि ये मैसेज इतना बड़ा निकल कर आ गया कि संसद के भीतर जो छोटे छोटे दल हैं वो झटके में मजबूत क्यों दिखाई देने लगे। और क्या वाकई सड़क की सियासत संसद को डिगा सकती है। लेकिन बात उसके आगे की भी होगी और पीछे की भी होगी, क्योंकि मोर्चाबंदी कुछ इस तरीके से हुई है जिसमें हर कोई लोकसभा चुनाव के दौरान गायब हो चला था, फिर एक साथ एकजुट होकर एक मुद्दे ने सबको एकजुट क्यों कर दिया और किस रूप में कर दिया। राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, 21 सांसद अंदर गए, मुलाकात कर लौटे। क्या कहा सोनिया गांधी ने, क्या कहा शरद यादव ने? We have come to the president to request him to intervene to protect the interests of our farmers and to impress upon the Modi government not to go ahead with the amendments in the Rajya Sabha. लोग जो हैं वो आज सब तरह से बिखरे हुए थे, एक होकर के आए हुए हैं। ये लड़ाई आज तो एक तरह से ये लड़ाई का आगाज है। अब ये लड़ाई हम लोग गांव, देहात, बाजार, नौजवानों में सब जगह फैलाएंगे। और ये लड़ाई जो है उसका तो यहाँ से एक तरह से हम लोगों ने बिगुल बजाया। ये बिगुल जो है वो यहीं नहीं ठहरेगा, ये बिगुल पार्लियामेंट में भी और देश के हर इलाके में, और किसान के आसपास ही देश है। शब्द देखिए तो 1970-80 के दशक के शब्दों का इस्तेमाल, बिगुल बजा दिया गया, मुनादी कर दी गई, किसानों के बीच जाएंगे। इस दौर की सियासत तो दरअसल चुनाव जीतने और लड़ने की बिसात बिछाने में बीत जाती है। इसलिए माना यही जाता है कैडर दरअसल आराम तलब में हो चुका है, नेता भी आराम तलबी में हो चुका है। इंतजार कीजिए कब ये सड़क पर जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं। लेकिन मैसेज क्या निकला है? एक तरफ राजनीतिक और दूसरी तरफ सामाजिक। पहला मसला राजनीतिक तौर पर देख लीजिए, इस मोर्चाबंदी का मतलब क्या था। ये तस्वीर एकला चलो की नहीं है, बल्कि सभी को एक साथ लेकर चलने की है। महीना मार्च का और संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च। जी, इस तस्वीर ने झटके में उन राजनीतिक दलों को भी साथ लाकर खड़ा कर दिया जो अपनी अपनी राजनीति साधते हुए कभी भी अपने ही राज्य में एक साथ खड़े नहीं होते। पश्चिम बंगाल की सियासत में लेफ्ट कभी ममता के साथ खड़ी होती नहीं, लेकिन दिल्ली मार्च में साथ खड़ी हो चली। डीएमके और एआईडीएमके की राजनीतिक धारा तो दो दिशाओं में जाती है, लेकिन दिल्ली मार्च में साथ चल पड़े। उड़ीसा में बीजेडी और कांग्रेस एक साथ सियासत कर नहीं सकती, लेकिन मामला जमीन अधिग्रहण का होगा तो फिर सुर मिल गए। वैसे सुर तो यूपी में एक दूसरे के खिलाफ खड़े समाजवादी पार्टी और बीएसपी के भी मिल गए। दोनों ही भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना रहा कि समाजवादी पार्टी दिल्ली मार्च में चल पड़ी और बीएसपी रुक गई, उसे किसी की अगुवाई मंजूर नहीं। मायावती ने कहा हम किसी की अगुवाई में नहीं चलते, तो समाजवादी पार्टी के नेता अपनी धुन में सोनिया गांधी के साथ निकल पड़े।
70-80% जो है सहमति किसानों की पीपीपी मॉडल में जो हटा दिया है उन्होंने, वो सबको इसमें लेना, और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो नहीं है उसमें, ये सारी बातें। किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देश के विकास की सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, लेकिन जो किसानों के विरोध में उसमें सारी चीज़ें हटाई जाए। तो क्या झटके में बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट हो गया, या देश भर में मैसेज यही गया कि बीजेपी के खिलाफ हर विपक्षी दल एकजुट हो सकता है? यानी बीजेपी को राजनीतिक तौर पर रोकने की जो पहल बिहार में लालू, नीतीश और कांग्रेस मिलकर बना रहे हैं, वो मॉडल आने वाले वक्त में क्या देश के हर राज्य में दिखाई देगा अगर वहां की सियासत में बीजेपी भारी पड़ेगी? दिल्ली के संकेत तो कुछ ऐसे ही हैं। हालांकि अभी ये कहना भी जल्दबाजी होगा, लेकिन संसद भवन में चर्चा करने के ठीक बाद संसद भवन से ही निकलकर राष्ट्रपति भवन तक के मार्च ने ये संकेत तो पहली बार दे ही दिए कि संसद सत्र के दौर में भी सड़क की राजनीति की जा सकती है और सियासत साधी जा सकती है। यानी भारी बहुमत से चल रही सरकार के सामने अब मुश्किल यह है कि वो सड़क पर आकर राजनीति कर नहीं सकती, और सड़क पर आकर राजनीति अगर विपक्ष करता है तो फिर संसद के भीतर का बहुमत कोई मायने रखता नहीं। बिहार में बीजेपी विरोध के नाम पर नीतीश लालू के पीछे लामबंद कांग्रेस खड़ी है, तो देश की संसद में सोनिया गांधी मुद्दों पर ही सही गाहे बगाहे बीजेपी विरोध का नेतृत्व करती हुई दिखना चाह रही हैं। आखिर मामला जमीन का जो है, जमीन के जरिए सियासी जमीन बचाने का जो है। दिल्ली से कैमरामैन विनोद शिकारपुरी और संजय शर्मा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। सवाल ये अक्सर उठता है कि विपक्ष तो सड़क पर जा सकता है, सत्ता सड़क पर कैसे जाएगी? लेकिन उसका रास्ता निकाला जा रहा है। आज संसदीय पार्टी की जब बैठक बीजेपी की हुई, 3 पन्नों का पर्चा बांटा गया जो आपकी स्क्रीन पर है। इस पर्चे का मजमून यह है कि समृद्ध किसान विकसित भारत, और इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि यह अध्यादेश जो है ये एक ऐतिहासिक है। कैसे कैसे लाभ किसानों को इसके जरिए हो सकते हैं, जो कैरिडोर बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल कैरिडोर, पीपीपी सिस्टम जो है, इसमें यह ना देखिएगा कि किसी रूप में ये किसानों के खिलाफ जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह हुआ कि आखिर में सड़क की राजनीति करनी सत्ता को भी पड़ती है, बिना उसके राजनीति साधी नहीं जा सकती। हम इस रिपोर्ट को दिखाएंगे। लेकिन आज जिस वक्त ये मोर्चाबंदी हो रही थी और मार्च हो रहा था संसद भवन से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाते वक्त, वहां पर मुलाकात गुजरात के किसानों से हो गई। किसानों ने अपने दिल की बात जो कही वो बिल्कुल नई दृष्टि थी, क्योंकि जो गुजरात मॉडल है और जो किसानों के जरिए देश का मॉडल प्राइम मिनिस्टर मोदी देख रहे हैं, दोनों में बड़ी भिन्नता है। हमें लगता है छोटे छोटे हिस्से आप फिर सुनिए जरा उसे। कि गुजरात में पहले तो ये समझना पड़ेगा कि गुजरात में कहीं भी किसानों से जबरदस्ती जमीन नहीं ली इन्होंने जितनी जमीन पे जहाँ पे ऐसी जबरदस्ती तो इसके बाद भी नहीं लेंगे, जब बिल बन जाएगा तो वो बिल विरोध क्यों फिर हो रहा है? बिल इसलिए विरोध हो रहा है कि वहाँ किसानों की जो मतलब फलद्रूप जमीनें हैं, जहाँ फसल होती है, जहाँ किसान उसी पे निर्भर है, उस जमीन को लेने की बातें हो रही हैं। जबकि गुजरात में ऐसी कोई जमीन नहीं ली गई, वहाँ जितनी बंजर जमीनें थी उसी जमीन पे उसको बिकसाया गया है। नंबर 1। नंबर 2, मान लें अगर किसानों से ये ले भी लेते हैं तो फिर आगे किसान क्या करेगा? हम अपने आप को खेती प्रधान कहते हैं, वो अपने परिवार को कैसे पोषेगा, कैसे पालेगा? मान लो वहाँ इंडस्ट्री लग गई, उसके भविष्य का क्या होगा? इसका कोई खुलासा आज तक सरकार ने नहीं किया है। वो मुआवजा जो दिया गया था, वहाँ का जो पंचायत का रेट था, वो जो लास्ट रेट जिसने भी मतलब वहाँ दस्तावेज करवाया होगा, उसका रेट दिया गया था। और आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि दस्तावेज हमेशा लोअर प्राइस में होते हैं, उसी का 4 गुना उनको दिया गया था, तो उस हिसाब से भी पूरा नहीं कहते हैं कि किसान इसमें भागीदार हो। एक बार उसकी जमीन चली गई, वो खत्म हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, वो करेगा क्या? 50 साल 40 साल की उम्र का किसान बिना जमीन के क्या करेगा? उसको कोई और धंधा भी नहीं आता है, तो उसकी भागीदारी होना बहुत जरूरी है। ये प्रावधान आगे के बिल में भी नहीं था और हम चाहते हैं कि ये प्रावधान ही हो। ये पहले जो कांग्रेस का बिल था उसमें जिक्र था कि 70% किसानों से जो राय ली जाएगी, वो राय ली जाएगी, वो है, लेकिन उनकी सहभागिता का कोई प्रावधान नहीं। ध्यान दीजिए, मसला गुजरात के किसान भर का नहीं है, मसला इस देश में किसी भी किसान से पूछ लीजिए कि किस राजनीतिक दल की ये सोच है कि वो किसानों के करीब है। किसान कभी नहीं बोलेगा कि राजनेता उसके हित की सोच भी सकता है, क्योंकि सियासत की जमी जो है इस देश में इन्वेस्टमेंट पे चलती है, मार्केट इकोनॉमी पे चलती है, आवारा पूंजी पर चलती है, पैसे बाहर से आते चले जाएं, एफडीआई पर चलने लगी है। इसमें किसान कहां टिकता है? रिपोर्ट देखिए। किसान को लेकर मोदी सरकार और सोनिया की अगुवाई में मोर्चा संभाले विपक्ष के बीच टकराव सीधा है, या कहें समझ एक दूसरे के खिलाफ है। किसान को लेकर जो रास्ता मोदी सरकार दिखाना चाहती है
सोनिया गांधी उस रास्ते को किसान विरोधी करार दे रही है और सोनिया गांधी किसान के हक में जो सवाल उठा रही है, मोदी सरकार उसे विकास के खिलाफ मान रही है। तो ऐसे में रास्ता निकलेगा क्या? दरअसल आलम यह हो चला है कि संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के रास्ते में निकले सांसद ही नारे लगाते और गीत गाते हुए संकेत यही देते रहे कि सरकार किसान विरोधी है। सांसद मौजूद है, सोनिया गांधी जो यूपीए की अध्यक्षा है, कांग्रेस के अध्यक्षा है, वो इस मार्च को लीड। वहीं नारों को खामोश कीजिए और इसके ठीक उलट इस पर्चे को देखिए जो आज सुबह ही बीजेपी संसदीय पार्टी में बांटा गया। 3 पन्नों का यह दस्तावेज सांसदों को यह कहकर बांटा गया कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर किसानों को समझाएं कि कैसे उनके हक में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश है। इस दस्तावेज का शीर्षक ही दिया गया कि समृद्ध किसान विकसित भारत, और उसकी हर लाइन में यही लिखा गया कि यह अध्यादेश किस तरीके से ऐतिहासिक है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, जो आज मार्च राष्ट्रपति भवन में उन्होंने की है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि इस देश के विकास को रोकना। ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये पूर्ण रूप से इस देश के कृषि क्षेत्र के पक्ष में है। तो फिर किसानों के लिए सही रास्ता है कौन सा? और अगर संसद ही किसानों को लेकर बटी हुई है या फिर सांसदों की समझ ही विकास और किसान के बीच एक लकीर खींच रही है, तो फिर वही सवाल कि आखिर इस देश का होगा क्या? असल में संसद के भीतर बाहर के हंगामे से दूर अगर किसानों के सच को समझे तो बीते 20 बरस में विकास के नाम पर खेती की 2 मिलियन हेक्टेयर जमीन अलग अलग केंद्र सरकार ने ले ली, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की। 2 करोड़ किसान परिवारों की जमीन छीनने के बाद औने पौने मुआवजे को लेकर किसान मजदूर बन गए। औद्योगिक विकास के लिए बैंकों से इसी दौर में लिए गए 20 लाख करोड़ की रकम डूब चुकी है, यानी उद्योग बने और उसके बाद वो सिक यूनिट करार दिए गए। और इसी दौर में खनिज संपदा के नाम पर ग्रामीण भारत के 5 करोड़ परिवारों को गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां विकसित भारत का सपना बिछाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर खेती और मजदूरी दोनों ही स्वाहा हो गए। जमाने से जो किसान काम करता है वही खेती बाड़ी से जिंदा रहता है, उसका खेती की जमीन लेंगे तो हम बराबर विरोध करेंगे। और वो किसान के अब विरोध में हो गया है, ये कॉर्पोरेट जगत के लिए है और हम इसका विरोध मिलकर करेंगे, सांसद पर भी और सड़क पर भी। असल में संसद का काम कानून बनाना है और कानून बनाने वाले ही जब विरोध के स्वर के साथ सड़क से सियासत साधने निकले और सत्ता बहुमत के हनक में किसानों को किसानी समझाने लगेगी तो होगा क्या? इसका नजारा तो संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह हर किसी ने देख लिया। लेकिन जो नजर नहीं आ रहा है वो है किसान का सच, जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश से दूर हर दिन खुदकुशी कर रहा है। और किसान का सच वाकई इस दौर में यही है कि बीते 75 दिनों में, यानी इसी बरस के 2.5 महीनों के दौर में 315 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। और खामोशी से मौत को गले लगाते किसानों का सवाल न संसद के बाहर गूंजता है और न संसद के भीतर। सत्ता की हनक हर वक्त मौजूद रही है। सवाल अब का नहीं है, सवाल इससे पहले का भी है। मनमोहन सरकार, आरक्षण दे दिया गया जाटों को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आपने क्या किया, आज उसने रद्द कर दिया। रिपोर्ट देखिए। जाटों को आरक्षण देने का जो फैसला राजनीतिक तौर पर पूर्व की मनमोहन सरकार ने लिया, आज उसे सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक आईने में खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा आरक्षण की बुनियाद जाति नहीं होनी चाहिए और जाटों की आर्थिक स्थिति उतनी खराब भी नहीं है कि उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि पिछड़ापन सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक नहीं। लेकिन सवाल कोर्ट के फैसले का नहीं, सरकार की नीयत का भी उभर गया। आरक्षण के लिए जातियों के चयन के लिए जिम्मेदारी कानूनी संस्था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी एनसीबीसी ने हमेशा जाट आरक्षण के मांग को खारिज किया है। लेकिन बावजूद इसके आरक्षण दिया गया तो वजह बहुत साफ है। 9 राज्यों में तकरीबन 6 करोड़ आबादी जाट समुदाय की है और आरक्षण मिलेगा तो वो खुश होंगे। यूपीए सरकार ने भी कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि जिन 9 राज्यों में 6 करोड़ की आबादी जाटों की है, वहां पर 226 लोकसभा सीट में से 30 सीट पूरी तरीके से जाट वोटों से ही तय होती है। वैसे 9 राज्यों की तकरीबन 100 सीटों पर जाट वोटों का असर है। हरियाणा की 27%, राजस्थान में 14% आबादी जाट की है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख आबादी जाटों की है और खास तौर से तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटों के नतीजों में
जाट वोटों का बड़ा महत्व है। और अगर याद कीजिए तो मनमोहन सरकार ने जाट आरक्षण पर मुहर जब लगाई तो उस वक्त जाटों को आरक्षण दिलवाने का तमगा अजीत सिंह ने अपनी ही छाती पर टांगा था। तो अब सवाल यह है कि सरकार आगे करेगी क्या? देखिए, मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं है और मैं समझता हूं सरकार को रिव्यू में जाना चाहिए। मुझे लगता है